स्टार्ट है। ऑल है ना, ठीक है। थोड़ा शांत रहना, ठीक है, और आवाज़ कम करना ताकि हमें समझ में भी आए और यहाँ पे सीख भी सके हम लोग, ठीक है। चलो, आज कितना डेट है? वेव ऑप्टिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो इसमें कल हम लोगों ने क्या सीखा था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या सीखा था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, ठीक है। या देखो क्या कहा था मैंने कि दो लाइट सोर्स है S1 और S2, और दोनों लाइट वेव कहाँ पे इंटरफेस कर रहा है? पॉइंट P पे, ठीक है। इसका है y1, इसका वेव फॉर्म, वेव इक्वेशन है, ये क्या है? y1 प्लस y2, ठीक है। ध्यान से समझेगा और सीखेगा इन चीजों को। पहला वाला लाइट सोर्स से जो वेव निकला है उसका वेव इक्वेशन क्या है? y1, इसका y2, टोटल मिलके क्या हुआ? y1 प्लस y2। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों लाइट मिल करके यहाँ पर कोई भी वेव नहीं बने, जीरो हो जाए, एम्पलीट्यूड इसका खत्म हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, वो हम दिखाएंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। तो देखिए इसका वेव इक्वेशन लिख लो, a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको लिख सकते हो a2 साइन ओमेगा टी माइनस 5 या प्लस 5, जो भी लगे। हाई हो गया, ये थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हुआ है। कितने देर के बाद स्टार्ट हुआ है? 5 के बाद, लैग है, ठीक है। तुम लोगों ने इसी चैप्टर में इसको पढ़ रखे थे, बता रखा था मैंने वहां पे। चलो, दो लाइट सोर्स हुआ, S1 एंड S2, दोनों से लाइट निकला, P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हुआ, और यहाँ से या तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा या तो मिनिमम इंटरफेरेंस होगा, जिसके बाद से वेव इस तरीके से चलेगा, ठीक है। चलने का डायरेक्शन वेव का क्या है? इस तरीके से, ऐसे, ओके भाई। अब थोड़ा सा इसका हमें रिजल्टेंट वेव निकालना है कि भाई इसकी वैल्यू है कितनी, और किस फॉर्मेट में लिखेंगे? इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में, या तो ऊपर वाले फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि वेव का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में है, एम्पलीट्यूड और साइन का एंगल, एम्पलीट्यूड और साइन का एंगल, ठीक है ना। तो इसको भी तो हमें इस टर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए थोड़े से मैथमेटिक्स कर लेते हैं, बस रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, लिखो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, हो गया। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस 5, 5 इज द फेज एंगल, या दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसके में ब्रैकेट डालो, इसको स्प्लिट करो a माइनस बी पे, साइन ओमेगा टी कॉस 5, ठीक है, माइनस साइन 5 कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। फाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, फाई चेंज नहीं हुआ, जब स्टार्ट हुआ तब फाई की वैल्यू जो सेट हो चुकी थी उसी फाई से आगे बढ़ रहा था, ठीक है। ओमेगा टी वाला जो साइन ओमेगा टी है ये वेरिएबल वाला टर्म है, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हो गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस कॉस 5 माइनस a2 साइन 5 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देखो जहां जहां साइन ओमेगा है उसको कॉमन लेकर के निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ओमेगा टी है, तो इसी दोनों को रखो। तो यहां पर से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? a1 प्लस a2 कॉस 5, ठीक है। और यहां पर से रहने दो ऐसे ही, क्या हो जाएगा? a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, साइन 5, ठीक है ना, साइन 5 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम?
नहीं है, लेकिन हमको बनाना कैसा है, इस फॉर्मेट में बनाना है ना। मैथमेटिक्स करने का एक लॉजिक होता है, एक हमारा एम होता है, तो हमको बनाना इस फॉर्मेट में है। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है, तो इसको बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे, लेट a1 प्लस a2 cos फाइव इज इक्वल्स टू r cos थीटा, a2 sin फाइव इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, a2 sin फाइव इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ठीक है। देखो भाई कहीं दिक्कत हो तो बता देना हमें, क्यों लिखा गया है अभी बता देंगे इसको हम। कांस्टेंट टर्म कहाँ था इसमें, इसमें कांस्टेंट वाला टर्म कहाँ था, ये हो गया कांस्टेंट, और यहाँ पे ओमेगा टी वाला ऐसे लिख लो, आगे करके लिख लोगे अच्छा लगेगा, क्योंकि समझाने में आसान रहेगा, नहीं तो लिख तो कैसे भी सकते हैं, साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, यही है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो देखो अगर साइन ओमेगा टी या साइन ए, इसके साथ अगर कॉस बी रहता तो हम लोग क्या कर देते, हम कुछ भी, अरे वही फॉर्मूला बनाना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है हमें, इसलिए इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर दिया, आर कॉस थीटा। तो पुट करो इसमें, तो y कैसा बन जाएगा, y में पुट करो तो कितना बन जाएगा बोलो, साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा, ठीक है, माइनस इसको क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो क्या ये इस फॉर्मेट में आया कि नहीं, ए माइनस बी के फॉर्मेट में, आर तो कांस्टेंट है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसलिए इसको हटा दो। तुम देखोगे ध्यान से तो ये है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, नॉट फाई, फाई नहीं लिखना है, थीटा है, कैसे है कहाँ है हम बता देंगे इसको थोड़ी देर में, माइनस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, पढ़ के बताओ जल्दी से, बिल्कुल साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्या ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, इसीलिए इसको ऐसा किया गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके, आइडेंटिटी लगा करके सही कर लिया मैंने। आ गया रिजल्टेंट, कहेंगे कि भाई ये जो रिजल्टेंट निकला है आपको, ये जो रिजल्टेंट निकला है कौन सा लाइट सोर्स का, S1 का, S2 का, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हुआ है, यहां से जो निकला है इसकी जो y की वैल्यू है वो है r साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्लियर है। और इससे जो वेव निकला था उसका कैसा इक्वेशन था, कहेंगे इसका इक्वेशन, ये है a1 साइन ओमेगा टी, और इसका क्या था a2 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव, फाइव को थीटा क्यों किया मैंने, बस 2 मिनट रुक जा, अभी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। बहुत अच्छा बात पूछा कि जब थीटा क्यों लिखा मैंने, अभी बता देता हूँ थीटा क्यों लिखा मैंने, ठीक है, खाली करते जाना, अभी बता देते हैं। बस 1 मिनट वेट करो, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेने दो। थीटा कहाँ है वो हम दिखाने वाले हैं तुम्हें कि है कहाँ थीटा। लिख लिया था क्या, ठीक है ना। ये है पॉइंट पी। भाई लाइट ऐसे से कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ऐसे से बिहेवियर शो करते हैं कि हम लोग देख करके या समझ करके आश्चर्य करेंगे, ठीक है ना, अभी पता चल जाएगा इसका, ठीक है। y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। इसको लिख लो पहले इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। डन हो गया, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, a1 क्या है, एम्पलीट्यूड, a2 क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। तो वेव का लिखने का तरीका क्या है, एम्पलीट्यूड के साथ साइन वाला एंगल, तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में जाओ, इसका आर क्या है,
बिल्कुल, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर को ऐड किया गया है। आर एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे भी क्या है, एम्पलीट्यूड और प्लस एंगल, एम्पलीट्यूड एंगल। तो इसको लेट करके मानोगे भी, लेट करके मानेंगे भी, तो एक तो एम्पलीट्यूड लगाना पड़ेगा ना। देखो हम लगा सकते थे दो को एम्पलीट्यूड, लेकिन बन के एक एक वेवफॉर्म निकल के आया, दो को वेवफॉर्म मिल के एक एक वेवफॉर्म निकल के आया, तो एम्पलीट्यूड एक एक होगा ना इसका, इसलिए एक एक एम्पलीट्यूड आर और आर लिखा गया। तो आर क्या है इसका, आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। चलो, लेकिन फिर हमसे ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अब निकालो, जैसे एम्पलीट्यूड निकाले हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैं फटाक से जल्दी से यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। लिखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बताओ भाई कैसे कैसे लिखोगे 1 एंड 2 को। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का कॉस फाई का होल स्क्वायर। क्या कहते हो, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ठीक है। एंड 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 सेकेंड वाले क्वेश्चन का बताओ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। कोई प्रॉब्लम इसमें, ऐड कर दे, ऐड करोगे इसको और इसको, इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, खाली आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा ऐड कर देते। आगे बढ़िए, इसको क्या लिखोगे a1 का स्क्वायर, और इसको देखो, इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या खाली यहाँ पे a2 स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, ये फाई है, ये फाई है, ये फाई है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है। थीटा कहाँ है अभी हम दिखा देते तुमको, डायग्राम में दिखाएंगे पहले। आर क्या है, आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसको देख के कुछ याद आया क्या, हाँ किसका था, वही तो है ये, तुम जो थीटा पूछ रहे थे उसमें टेन अल्फा निकाले थे, याद करो। मैं दिखा देता हूँ अभी मैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना पढ़ाया है। हाँ प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस था, तो आया तो लॉ पैरेललोग्राम का ही है। अब तुमको इसका डायग्राम चाहिए जिसमें तुम कह रहे थे कि सर थीटा कहाँ है, तो अब मैं तुमको थीटा दिखाना चाहता हूँ, थीटा है कहाँ, ठीक है। तो चलिए भाई तुमको जरा वेक्टर के टर्म में समझा देते हैं, फिर तुमको वहां पे समझा देते हैं, यहाँ देखो। हाँ क्वेश्चन में फाई कहाँ मांगा था, थीटा नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना थीटा का, लिख तो पहले इसको, अपने तरफ से थीटा लगा। 11th में पूरा लॉ पैरेललोग्राम पढ़ के आया हुआ है, वेक्टर पढ़ के आया हुआ है। कर लिया इसको, करो फिर इसको बताते हैं हम थीटा क्यों लिखे हैं। चल लिख लिया, आगे बढ़े। या देखो, देख रहे इस फिगर को फिर से एक बार ध्यान दो, क्या बनाया था मैंने, एक लाइट सोर्स, एक दूसरा लाइट सोर्स, मिला कहां पर था, मिला कहां पर था, पॉइंट पी पे। इक्वेशन क्या था इसका, y1 y2, मिला कहां पर था, पी पे, बना क्या, y। एक बार और ध्यान से देखना, अगर हम लोग एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड a1 था, इसका एम्पलीट्यूड a2 था, इसका एम्पलीट्यूड r था, अरे है कि नहीं है।
अरे भाई पहला वाला वेव का एम्पलीट्यूड कितना A1, दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड कितना, और तीसरे वाला जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना R। क्लियर है? याद रख जाने का डायरेक्शन दिखा। ओके याद देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या पढ़े थे रे? याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या पढ़े थे? अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ टेल टू टेल मैच रहता है, बी वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ पे, तो रिजल्टेंट कहाँ जाता था? यहाँ पे। और दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना लेते थे? थीटा। और ये एंगल कितना लेते थे? अल्फा। अब तुम इसको रिप्लेस करो, दो वेक्टर के बीच का एंगल है फाई और रिजल्टेंट वेक्टर से जो एंगल है वो है थीटा। अभी भी नहीं घुसा क्या ब्रेन में? बोलो। चलो नहीं घुसा तो यहाँ देखो, फिर से देखो, या तो यहाँ से तुम अपना आइडिया रिकॉल करो, नहीं तो उसको देखो। उस वेव का ये डायरेक्शन है क्या? अरे बोल रहे क्या मैं उसको S1 को ऐसे बना दूं, कोई प्रॉब्लम क्या? रिजल्टेंट ये है क्या इसका नाम क्या हुआ? एम्पलीट्यूड के टर्म में R वेक्टर, एम्पलीट्यूड के टर्म में A1 वेक्टर, एम्पलीट्यूड के टर्म में A2 वेक्टर। टेल से टेल मिलाना था तो आगे आगे बढ़ाओ इसको। ये हो गया A1, ये हो गया A2, बीच में रिजल्टेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना था? फाई। और रिजल्टेंट और R के बीच का एंगल कितना है? अरे भाई इसी R की वैल्यू तो निकाले हो, रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2AB सॉरी 2A1 A2 cos फाई, यही निकाले थे ना? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें भाई? थीटा समझ में आया? थीटा किसको कहेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का किसी एक एम्पलीट्यूड के साथ लगा हुआ एंगल को थीटा कहेंगे। हाँ किसी में भी हो सकता है, ठीक है ना? तो आपके पास तीन अलग अलग तरीके हैं समझने का कि आप लाइट को किस मेथड में समझना चाहते हो, वेव के टर्म में समझोगे या इस टर्म में समझोगे, ठीक है? तो आगे करके याद रखना, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो लाइट का इतना भोज वाला बना करके छोड़ देगा और इसी फॉर्म में लेके आएगा। समझ में आया? तो अब आप समझ जाना कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बढ़ के ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तुम तीनों में से कोई भी देख सकते हो। हाँ समझ के लिख लिया इसको? क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत माइंड में एडजस्ट हुआ ये बात? क्या कह रहा था ये? कितने लाइट सोर्स लिया मैंने? दो। दोनों को तुम वेक्टर समझ लो, वेक्टर ए वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर का टेल से टेल मैच करवा लो तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कंडीशन बनेगा, ठीक है? और दोनों वेक्टर के बीच में अपना एंगल था फाई। अपना एंगल कितना था? फाई, जिसको फेज एंगल कहते हो, है ना? चल रहे आगे बढ़े इसमें, ठीक है? चलो अगर तुमको वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल करने हैं, अगर तुमको वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल करने हैं या पूरा वेव ऑप्टिक्स को अच्छे से समझना है तो आपको एक एक फॉर्मूला ढंग से समझना चाहिए। और वो फॉर्मूला यकीन मानो बच्चे सब उसको समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। कितना लिखा हुआ है? तुमको लगता है फॉर्मूला बहुत आसान है? यही फॉर्मूला पूरे वेव ऑप्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर देखोगे तो अगर ये याद रहेगा तो 80% चीजें हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन यही बच्चे सबको मुश्किल होता है पढ़ना। दो वेव अगर इंटरफेस करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। फिर से बोलो, दो वेव अगर इंटरफेस करेंगे, कौन कौन सा वेव? वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, दोनों इंटरफेस किए तो आर क्या बना? रिजल्टेंट। आर क्या बना? रिजल्टेंट। क्लियर है क्या? अरे बोल रहे, ठीक है? आर क्या बना? रिजल्टेंट। फॉर्मूला का ये कैसे याद रखेगा फटाफट बताओ? रूट ओवर ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 कॉस फाई, ठीक है ना? याद देखो ध्यान से, कॉस फाई याद रखेगा इसको। चलो भाई देखो यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहां देखो, अगर दो वेव इंटरफेस कर रहा है, याद है, अगर दो वेव इंटरफेस कर रहा है, अगर दो वेव इंटरफेस कर रहा है पी पॉइंट पे,
और हम चाहते हैं कि आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। आर कितना हो जाए आएगा तभी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है चैप्टर का वही आएगा समझो। आर कितना हो जाए, अब मुझे बता आर को मैक्सिमम होने के लिए इस कंडीशन में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। लिखो इस पे लिखते हैं फॉर मैक्सिमम इंटरफेरेंस, इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, फॉर मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्या नाम है इसका, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। या फिर इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे बोल भाई, ऐसा होगा तो आर कितना होगा, तो आर को मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए, अरे बोल भाई cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1। तो फाई की वैल्यू कितना होना चाहिए, कौन सा cos का एंगल है जिसमें cos फाई की वैल्यू 1 होती है, हाँ? और 180 -1 आ जाएगा, 180 नहीं होगा, हाँ? तो कहेंगे इसका एंगल है 2n पाई। भाई केयरफुली याद रखना, क्यों दिक्कत आता है, ये सब चीजें याद रहना पड़ेगा। cos फाई कितना होना चाहिए, 1। तो cos फाई 1 होने के लिए फाई को कितना होना पड़ेगा, 2n पाई। n की वैल्यू कितना लेंगे, 0 1 2 3 जो भी लेना है ले लो। अरे भाई क्लियर है क्या रहे, बात समझ में आया ये क्या कह रहा हूँ मैं, नोट कर लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं लोग। पहला कंडीशन है इसका पहला यहाँ पे स्टार दे देना, पहला कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटरफेरेंस। लिख लिया इसको, लिख लिया, फिर से देखो आगे बढ़ो, पुट कर दो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में। सो फटाफट बता क्या हुआ, r इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की वैल्यू कितना हो गया, +1। खत्म कहानी। अरे बोल रहे तो कितना बना r की वैल्यू, r इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस किसका फॉर्मूला है ये, अरे ये किसका फॉर्मूला है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का। तो भाई जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो क्या बनने वाला है, बोलो आसान शब्दों में आया समझ में कि नहीं। अगर मैक्सिमम है तो दोनों का एम्पलीट्यूड आराम से सम हो के आएगा। कर दो, अरे नहीं रे, अरे इसका पावर 1/2 काफी खतरनाक जगह पे कभी भी एक्सीडेंट कर सकता है हमें जया लगता है कि ये चीज समझ में आ जाएगा, वही चीजें फंस जाता है। रूट का पावर 1/2 होता है। अरे क्लियर है क्या, चलो बता, तो अगर इतनी बात क्लियर है तो तुम मुझे फॉर मिनिमम इंटरफेरेंस की बात करके मुझे बता दो क्या क्या होगा। नहीं रे 90 नहीं लेना है, यही भूल भूल करेगा तुम लोग, 0 नहीं लेना है, अरे cos 90 नहीं लेना है, वही 0। हाँ आप सही बोल रहे हैं, फॉर मिनिमम इंटरफेरेंस इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आर कितना होगा, मिनिमम आर कितना होगा, कब होगा, इफ cos फाई की वैल्यू -1 तो फाई की वैल्यू, तो जनरल टर्म में लिखो ना, 180 तो समझ में आया, जनरल टर्म में लिखो, क्या लिखेंगे, काला पेन से लिखो। वाह देखो वाह, क्या दिमाग लगाता है सब, कुछ तो पढ़ के आया ही होगा, इस सब इतना मैथ लगा पा रहा है +-1 पाई।
यहाँ पे किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो इवन नंबर आता है। तो हो तो गया भाई, मतलब 1 आया और क्या। एक मिनट cos 6 पाई की वैल्यू कितनी, 1 1। अरे भाई 2n पाई, यहाँ देखिए 2n पाई डाले, तुम n की वैल्यू 3 डाले हो, तो आया कितना, cos 6 पाई आएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। बहुत दिक्कत है, डेंजरस जोन में है। चले मुझे बताओ, तो बताओ r की वैल्यू कितनी होगी इसमें, रूट ओवर ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू -1 हो जाएगा। तो भाई इसका फॉर्मूला कैसे बना, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, किसका आया, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, कितना आया। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें, अरे बोल रहे, सही है, बात समझ में आया। डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाई की वैल्यू 2n प्लस माइनस 1 पाई। कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वेव में, याद कर लो फिर से, एमसीक्यू में पूछेगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए पाई की वैल्यू कितनी, 2n पाई। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n प्लस माइनस 1 पाई, याद रखेगा। हाँ ठीक है, दोनों कंडीशन हो गया, कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव हो गया। चलो एक और इसमें देख लेते हैं, ऑल्सो लिखो ऑल्सो, अगर किसी सिचुएशन में a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए तब r की वैल्यू कितनी होगी। यार क्या सब बोलता रहता है, अरे पुट करेंगे ना ऊपर में, मैं क्या कह रहा हूँ, तुमको कोई भी कंडीशन जाए तुमको ऊपर में जाना है। कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फायर, बोल रहे क्लियर है क्या, कितना आया, पूरा ज्योमेट्री आज से, ट्रिगोनोमेट्री आज सीखेगा इसे, कॉस फाइव कितना आया, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस फाइव, बोलो भाई कितना, इसकी वैल्यू बताओ, 1 प्लस कॉस फाइव की वैल्यू, अच्छा साइन 2 कॉस स्क्वायर 5/2 कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर 5/2, माइनस रहता ना, माइनस रहता तब लिखते साइन स्क्वायर, कितना हुआ 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, तो कितना आया 2a cos 5/2। न्यूमेरिकल जब बनेगा तो आपको फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। चलो फाई क्या है इसका, फेज डिफरेंस या फेज एंगल, फाई क्या है, फेज डिफरेंस या फेज एंगल, दो वेव के बीच के डिफरेंस एंगल के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं।
बातें नहीं हो गया। इसमें न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल एक टर्म आता है इसमें, इंटेंसिटी। नाम सुना है क्या? इंटेंसिटी क्या होती है? कैसे हम लोग ये कहते हैं, याद देख लो, कई बार हम लोग ये कहते हैं कि मोबाइल का ब्राइटनेस ज्यादा है, कम कर दो, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आराम से समझना, जिसको डुअल नेचर पढ़ रखा है ना कोई कोई, तो देखो लाइट की इंटेंसिटी कम करने का अर्थ ये है कि आप उससे लाइट में जितने फोटोन निकल रहे हैं, जैसे कि एक सेकंड में 10 लाख फोटोन निकल रहा है, अगर तुम इंटेंसिटी कम कर दोगे तो एक सेकंड में 10 लाख की जगह पर हो सकता है कि वो 5 लाख फोटोन निकलेगा। हाँ, समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी कम करना या इंटेंसिटी बढ़ाना, ठीक है। तो अब हम लोग ये बात समझने वाले हैं कि इसको इंटेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो लिखो यहाँ पे जल्दी से, बात नहीं करो, याद रखो। याद रखा, याद रख। अब हम लोग क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, ठीक है, इन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। किसी को अगर नहीं पता है तो पहले इसको लिख लो कि इंटेंसिटी जो होता है उसको आई से इंडिकेट करते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? हाँ, या देखो क्या लिख सकते हो, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बोलो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। या तो तुम कांस्टेंट के लगा लो, या तो तुम डायरेक्ट इसको यहां पुट करो। अरे बोल ना, हो सकता है क्या? ऊपर वाला इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर तो क्या लिखोगे? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बोल, लिख सकते हैं क्या? हमको किस में बदलना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को? इंटेंसिटी में। दो लाइट है जिसका एम्पलीट्यूड a1 a2 है, अब उसी लाइट का इंटेंसिटी लिखेंगे i1 i2, तो कैसे लिखोगे? कहेंगे कि हमें पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ना। तो अब या तो आप के रख के के को कट करो पूरा, या तो तुम डायरेक्ट लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे? i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ i1 i2 इंटू कॉस फाइव। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, आर स्क्वायर को आई लिखा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये, ठीक है। तो इसलिए खाली आई लिखो इसमें, आई हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, ऑफ लाइट वेव, ठीक है, आफ्टर इंटरफेरेंस, आफ्टर इंटरफेरेंस, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस, ठीक है। I1 and I2 are intensity, intensities of light wave, ठीक है, coming from source S1 and S2। पुराना फिगर को देख लेना, S1 S2 दो सोर्स था तो, ठीक है। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है।
कितना टाइम हो गया? अच्छा चल रहा है ना, ठीक है ठीक। और कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ 7 बजे करेंगे। हाँ शाम को 7 बजे है आज, ठीक है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। कॉस फाइव रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डिफरेंस समझ में आ रहा है? ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो अगर बच्चों को वेव ऑप्टिक्स में कंसेप्ट को समझना है, एम्पलीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी, तो यहीं से लेकर के आना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो चलिए भाई, इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिख गया। अगर तुमसे यहीं पे पूछे नाउ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी कितना होगा? जहर जल्दी फटाफट बताओ कितना होगा। फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2n पाई कॉस फाई की वैल्यू +1। अरे बहुत आसान है, एक बार सीख लोगे ना, आसान है। तो बताओ आई की वैल्यू कितना हुआ? ऑब्वियसली इट इज, तुम ठीक से लिखोगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 इंटू, सीधा +1 लिख दे। तो बोलो कितना हो गया? क्या तुम इसको √I1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्या तुम इसको √I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? क्या ये तुमको I1 I2 किसका स्क्वायर आया रे? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, खत्म का। अरे बोल, कोई प्रॉब्लम था इसमें? तो डिस्ट्रक्टिव के लिए फटाफट बताओ, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू 2n ±1 ब्रैकेट में पाई, और यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू -1। तो बोलो सो इंटेंसिटी कितना हुआ? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2, और यहाँ पर -1 कितना आया? I2 -2 रूट ओवर ऑफ I1 I2। तो मिनिमम के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। कहाँ है रे, कोई दिक्कत है? देखो क्या बात, रुक जा। हाँ तो रुको, वेट करो। हो गया रे इसको, क्या कहाँ है? ये कहाँ पहुंच गया तुम? कहाँ पे? ये भाई समझाऊंगा तो बहुत चीज। क्या इंटेंसिटी को कांस्टेंट लगा के a स्क्वायर लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से a को क्या लिखोगे तुम? कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा 1/k यहाँ पे, और ये √I नहीं होगा क्या? तो सारा कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट हटा करके a को क्या लिख सकते हो? 1/k√I, ठीक है। सब कांस्टेंट एक जैसा है, सबको हटा के कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए a1 को लिखा गया √I1, a2 को लिखा गया √I2। ठीक है। हाँ बंद कर दो। हाँ